स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल स्पार्क क्लासेस में। जैसा कि मेरे द्वारा हिंदी और पॉलिटी की सीरीज चलाई जा रही हैं और उसी क्रम में मैं आज आपके सामने राजनीति शास्त्र की 5वीं वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जिसमें हम आज पिछली जो सीरीज थी उससे आगे के टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। और यदि आपने पिछली सीरीज नहीं देखी है, पिछला लेक्चर नहीं देखा है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पुराने लेक्चर को ज़रूर देख लें। फिर भी मैं अभी थोड़ा सा उसका ओवरव्यू कर लेता हूं कि हमने जो है उस पिछले लेक्चर में क्या अध्ययन किया था। पिछले 3 लेक्चरों की बात मैं नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 4th लेक्चर की मैं बात करूंगा, जिसमें मैंने भारत का संवैधानिक विकास एक टॉपिक जो था उसको स्टार्ट किया था और मैंने आपको संवैधानिक विकास के चरण बताए थे कि भारत के संवैधानिक विकास के कितने चरण हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने उसको 4 चरणों में बांटा था, जिसमें सबसे पहला चरण आपका था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास, जो आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है और 1853 के चार्टर एक्ट पर आकर के समाप्त हो जाता है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत को जो है सीधे सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन लिया जाता है। उसके बाद भारत के लिए जितने भी नियम कानून आते हैं, जितने भी अधिनियम बनते हैं, वो सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनते हैं, जिसको हम दूसरा फेज कहते हैं, जिसको हम जानते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के या ब्रिटिश सम्राट के अधीन जो है भारत का संवैधानिक विकास। थर्ड जो फेज आता है 1947 से लेकर के 1950 तक, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें हमने संविधान सभा और पूरे के पूरे संविधान जो 26 जनवरी 1950 को बनकर लागू हुआ था उसका हमने अध्ययन करना होता है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से लेकर के अभी तक वर्तमान तक हमने जो है संविधान संशोधनों को पढ़ करके चौथे फेज में संवैधानिक विकास को समझना होता है। तो भारत का संवैधानिक विकास को आपने समझा। उसमें मैंने पिछली बार आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया था, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ही मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में। फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेता हूँ। 1773 का जो संविधान ये रेगुलेटिंग एक्ट था, इसे हम नियामक अधिनियम कहते हैं। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था कि यह जो है गुप्त समिति की सिफारिशों पर पारित हुआ था। सबसे पहले तो मैंने ये बताया था किस समिति की सिफारिशों पर, गुप्त समिति की सिफारिशों पर। दूसरा मैंने आपको बताया था ये क्या था, पहला लिखित संविधान। क्या था? पहला लिखित संविधान। ये कुछ वन लाइनर फैक्ट है जो आपने फटाफट से देखने हैं, तैयार करने, अपने नोट्स में जोड़ना है इनको। अगर आपसे पूछेंगे कंपनी का पहला लिखित संविधान कौन सा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, गुप्त समिति की सिफारिशों पर ये पारित हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके निकल करके आते हैं और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद बनाएगी, जिसे हम कहते हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जिसके मैंने चारों सदस्यों के नाम भी आपको बता दिए थे। साथ ही साथ दूसरा जो इसमें पॉइंट था वो ये था कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत 1774 में जो कितने सदस्य था, 4 सदस्य था, और जिसमें मुख्य न्यायाधीश जो थे वो आपके कौन थे, एलिजा एमपे इसमें क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा 3 अन्य सदस्य, चैम्बरले, लिविंगस्टन और हाइड, इसमें आपके 3 अन्य सदस्य और थे। साथ ही साथ एक्ट की और हम बात करें तो इसमें जो है कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बिना लाइसेंस व्यापार पर भी इसमें जो प्रतिबंध लगा दिया गया। एक तरीके से पहली बार ऐसा हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी को पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार एक एक्ट पारित किया था, जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक हो गया। अब इससे आगे की मैं बात करता हूं। इससे आगे अगला एक्ट कौन सा आया था, आपने कंपनी के अधीन यही एक्ट पढ़ने हैं और यहीं से आपके वन लाइनर कुछ तैयार होते हैं। ठीक है, समझते हुए चलना है। उसके बाद अगला आपका था 1781 का एक 2-3 पॉइंट इसके बारे में, हालांकि आज तक तो नहीं पूछा जाता था पर अब जो है ये पूछा जाने लगा है। इसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, बंदोबस्त कानून इसको बोला जाता है। तो मैंने पहले भी आपसे बताया है कि अगर आप किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं तो उस एक्ट को लाने के पीछे के कारण को पहले समझें। एक्ट में क्या प्रावधान थे, इसको रटने की बजाय पहले आप उसके लाने के रीजंस को थोड़ा बहुत फोकस करेंगे तो आपको एक्ट में क्या चेंजेस किए गए थे वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सिंपल सी बात ये है, अगर साधारण से समझें, बात में समझें तो 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था ये लाया गया था 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की
कमियों को दूर करने के लिए। बस इसी कमी शब्द में आपका जो है इस एक्ट के प्रावधान छुपे हुए हैं। ठीक है, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। यदि आपको कमियों का पता होगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि 1781 के एक्ट में संशोधन क्या किया गया, चेंज क्या किया गया। ठीक है, नंबर 1, अब कमियां क्या थी देखो। 1773 में चलते हैं, जहां पर को क्या किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, एक तरफ तो खड़ी कर दी गवर्नर जनरल की काउंसिल 1+4 मेंबर की। ठीक है, दूसरी तरफ खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट 1+3 मेंबर का, और दोनों की आधिकारिता निश्चित नहीं थी। दोनों की आधिकारिता निश्चित नहीं थी। ठीक है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार भी तय नहीं किया गया था। इस वजह से क्या होता था, कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट था और गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, इनमें बहुत ज्यादा क्या हो जाता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था। कभी गवर्नर जनरल कोई नियम अधिनियम लेकर के आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसकी आधिकारिता में जाकर के उसको क्या कर दे रहा है, उस पर जो है वाद हो जा रहा है। तो ये दिक्कतें जब आई तो उसके बाद 1781 का जो है आपका क्या आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। ठीक है, अब इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत जब चेंजेस करना ही था तो क्या किया गया। अब आपका सवाल होगा कि सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई ज्यादा या 1+4 की जो आपकी अथॉरिटी थी गवर्नर जनरल की परिषद, किसको ज्यादा उन्होंने तवज्जो दी। तो यहां पर ध्यान रखना, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, इस काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिता से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, ज्यादा महत्व किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल की काउंसिल को दे दिया गया। ठीक हो गया, समझ गए बात। तो सबसे पहले आप समझे 1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करना था उसका उद्देश्य। कमी कहां पर थी, जहां पे दो बॉडी बन गई, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट एक तरफ गवर्नर जनरल काउंसिल, तो इनकी आधिकारिता, इनके अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित करना इनका मेन मकसद था। 1+4 के जो ऑर्गेनाइजिंग था गवर्नर जनरल इन परिषद को, उसको क्या किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिता से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। कभी आपके सामने प्रश्न आ जाए ऑनलाइन में कि गवर्नर जनरल काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिता से कब बाहर किया गया, तो 1781 के एक्ट के तहत। साथ ही साथ दूसरा इसमें जो काम किया गया, पहला काम आप समझे, इसको बना लेना। ठीक है, दूसरा इसमें जो काम किया गया वो ये किया गया, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो चेंज किया गया वो ये किया गया, सुप्रीम कोर्ट की राजस्व अधिकारिता को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। अब इसको भी समझते हैं कि राजस्व अधिकारिता क्या होती है। थोड़ा सा मैंने आपको 1765 में जब भारत में द्वैध शासन लगा था बंगाल में, उस समय मैंने आपको दो मामले बताए थे। एक आपका मामला मैंने बताया था दीवानी या राजस्व मामला, एक मैंने आपको बताया था सिविल मामले या फौजदारी से रिलेटेड जो मामले रहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका कोई क्राइम रिलेटेड हो, जिसमें किसी सजा का प्रावधान हो। जैसे अगर हत्या का मामला है, चोरी का मामला है, तो वो फौजदारी के मामले में आपका आ जाता है, डकैती वगैरह। लेकिन जहां पर रिलेटेड है कोई मामला धन से, जहां पर कहीं पर संबंध है धन से, तो वहां पर जो है वो जो जहां पर जुर्माने का प्रावधान हो जिस सजा के लिए, उसको हम किस में रख देते हैं, दीवानी मामलों में, राजस्व मामलों में। तो सुप्रीम कोर्ट की राजस्व अधिकारिता को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। यानी ऐसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ और सिर्फ किन पर अधिकार देगा वो, जिनमें जो क्राइम रिलेटेड इश्यू, जिनमें सजा का प्रावधान है, ना कि जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, तो हल्का सा आपने इसको समझना है 2 पॉइंट में। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। नंबर 2, गवर्नर जनरल की काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिता से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। साथ ही साथ एक और इसमें दिक्कत ये थी, दूसरी दिक्कत मैं आपको एक बताता हूं इसमें, इस एक्ट में एक कमी अब क्या थी, बंगाल के गवर्नर को क्या नाम दे दिया गया, गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। साथ ही साथ बंबई में क्या है, बंगाल और बिहार, अगर हम इसको देखें तो मेन उस समय इनके पास एरिया था कलकत्ता का, बंबई का जिक्र अभी नहीं होगा, कलकत्ता का जो मेन इनका एरिया था बंगाल के गवर्नर जनरल के पास। इस 1+4 की काउंसिल को बिहार, पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने की शक्ति दे दी। पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए एक अधिनियम में लिखित तौर पर पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने की क्या दे दी गई,
शक्ति इसमें दे दी गई। तो ये था आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, ठीक हो गया। इसके आप नोट्स बनाते रहना। दूसरा है आपका, नेक्स्ट हम जो एक्ट पढ़ेंगे वो है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब देखिए इस एक्ट के बारे में, हालांकि इस एक्ट में बहुत सारे प्रावधान है, बहुत सारे नए इसमें जो है कार्य किए गए इस एक्ट में। इस एक्ट को लाने से पहले थोड़ा सा एक चीज को ये समझ लेते हैं। आप जब भी देखेंगे तो एक आता है आपका 1783 का डांडस अधिनियम करके एक आता है। इसमें से कभी कभी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है 1783 के डांडस अधिनियम से। ठीक है, ये अधिनियम ऐसा था, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन की सरकार उस समय चल रही थी ब्रिटेन में, तो उन्होंने ये अधिनियम रखा था। हालांकि इसमें भी यही था कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां जो चल रही हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये जो अधिनियम था 1783 का डांडस अधिनियम, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित नहीं हो पाया। ठीक है, और नहीं हो पाया तो इस वजह से उस समय जो लॉर्ड नॉर्थ व फॉक्स, ये दो व्यक्ति थे, इनकी गठबंधन की, लॉर्ड नॉर्थ उस समय जी क्या थे, प्रधानमंत्री थे, इनकी गठबंधन की क्या थी उस समय, सरकार थी। और इस अधिनियम के पारित नहीं हो पाने की वजह से लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स ने क्या करा था, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन की सरकार ने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। अब इस्तीफा क्यों दिया था आप पूछें, ये तो एक बहुत छोटी सी बात हो गई कि एक अधिनियम पारित नहीं हुआ तो पूरी सरकार ने इस्तीफा कैसे दे दिया। तो ये आपका लक्षण है संसदात्मक शासन प्रणाली का। जब आप आगे संसदात्मक शासन प्रणाली पढ़ेंगे तो उसका एक फीचर ये होता है कि अगर बहुमत दल ने कोई विधेयक यदि रखा है और यदि वो संसद से पारित नहीं होता है तो फिर उसको क्या देना पड़ेगा, पूरा का पूरा, पूरी सरकार ने क्या कर देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ये संसदात्मक शासन प्रणाली का लक्षण है। इसको बाद में लिंक करके हम पढ़ेंगे। हालांकि ये जो घटना रही 1783 की, ये पूरे ब्रिटेन के इतिहास में अभी तक का पहली बार एक ऐसा इश्यू रहा जहां पर किसी भारतीय विधेयक पर ब्रिटेन की सरकार गिर गई हो। इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ऑनलाइनर का भी बन सकता है कि एकमात्र जो विधेयक था जिस पर ब्रिटेन की, भारतीय विधेयक जिस पर ब्रिटेन की जो है सरकार आपकी जो है गिरी थी, तो वो आपका कौन सा था, 1783 का डांडस अधिनियम। अभी भी यही नियम, संसदात्मक शासन प्रणालियां जहां जहां पर होंगी वहां पर यही नियम लागू होगा। अगर बहुमत दल की सरकार कोई विधेयक लाए, वो पारित ना हो पाए, तो फिर उस स्थिति में सरकार को क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लेंगे, 1783 का डांडस अधिनियम। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं विलियम पिट। विलियम पिट, और इनके द्वारा लाया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब इस एक्ट की सबसे प्रमुख, सबसे फेमस, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इसमें पॉइंट रहा वो क्या था, इसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। अभी समझेंगे इस पॉइंट को। ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। साथ ही साथ यह भारत में, ध्यान से समझना, यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विजित क्षेत्रों पर, जो भी क्षेत्र यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीते हुए थे, उन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार के दावे की पुष्टि करने वाला पहला अधिनियम था। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। अब वो द्वैध शासन कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे तो ब्रिटिश, यह अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में विजित क्षेत्रों पर अपने दावे को पेश करने वाला या दावे की पुष्टि करने वाला क्या था, पहला अधिनियम था। और इस अधिनियम का शीर्षक ही देखो क्या था, भारत में, इस अधिनियम का शीर्षक, भारत में ब्रिटिश
भारत में ब्रिटिश आधिकारीन क्षेत्र, भारत में ब्रिटिश आधिकारीन क्षेत्र, मतलब हालांकि जब जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट आया तो रेगुलेटिंग एक्ट ही ये साबित करता था, वो काफी नहीं था ये साबित करने, वो काफी ही था ये साबित करने के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है इनडायरेक्ट नियंत्रण या डायरेक्ट नियंत्रण इनडायरेक्टली किसका नियंत्रण है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ठीक है, उसके बाद जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो पिट्स इंडिया एक्ट ने तो शीर्षक ही ये दे दिया कि भारत में ब्रिटिश आधिकारिक क्षेत्र। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में आपके दो भागों में उसको बांट दिया, ब्रिटिश सरकार के दावे की पुष्टि करने वाला पहला अधिनियम। अब मैं फिर आगे की छोटी छोटी बातें इस एक्ट की फिर बताऊंगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि द्वैध शासन कैसे। तो पहला अगर आपसे प्रश्न पूछेंगे कि द्वैध शासन किसके द्वारा, कब कंपनी में द्वैध शासन कब, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। अच्छा, इसमें क्या था, क्या गया था, देखो द्वैध शासन के तहत कंपनी को दो भागों में इन्होंने बांट दिया। ठीक है, नंबर 1 इन्होंने कहा कि व्यापारिक मामलों को देखने के लिए एक अलग भाग होगा। ठीक है, व्यापारिक मामले को देखने के लिए क्या होगा, एक अलग भाग होगा, और राजनीतिक मामलों को देखने के लिए क्या होगा, एक अलग भाग होगा। दोनों आपके क्या रहेंगे, अलग अलग जो है भाग रहेंगे। ठीक है, अच्छा, जो आपका व्यापारिक मामले जो देखेगा उसको इन्होंने कर दिया यहां पर को 1+18, 18 मेंबरों की एक कमेटी रहेगी। ठीक हो गया, जो क्या करेगी, व्यापारिक मामलों को देखेगी। साथ ही साथ राजनीतिक मामलों को देखने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, 6 सदस्यों का, 6 मेंबरों की एक समिति बनाई। अब दोनों के नाम देखो, इसको नाम दिया उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी, और इसको नाम दिया उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, अब आपके पास प्रश्न देखो, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामले पहली बार कब आपके जो है निर्धारित किए गए, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कंपनी के जो दो भाग रहे वो कौन कौन से रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। व्यापारिक मामलों को देखने के लिए कौन सा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और राजनीतिक मामलों को देखने के लिए कौन सा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अच्छा, बात आई कि इन 6 सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, तो इन 6 सदस्यों की नियुक्ति करने वाले कौन थे, ब्रिटिश सम्राट। ठीक है, स्ट्रक्चर को ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि यह भारत में ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश सम्राट के दावे की पुष्टि करने वाला पहला अधिनियम कैसे था। ठीक है, अच्छा, इन 6 लोगों की जो समिति थी, इन 6 लोगों को नियुक्त कौन करेगा, सबसे ऊपर में ब्रिटेन का सम्राट नियुक्त करेगा। और ये जो 6 लोग आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में रहेंगे, ये किसको नियुक्त करेंगे, गवर्नर जनरल को। जो भारत का, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे ये 6 लोग मिलकर के नियुक्त करेंगे। अब स्ट्रक्चर को ध्यान से समझो, मैं एक बार एक डायग्राम और बनाता हूं इसी स्ट्रक्चर में, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों यह जो है ब्रिटिश दावे की पुष्टि करने वाला है, भारत में ब्रिटिश आधिकारिक क्षेत्र हमने इसको कहा। ठीक है, द्वैध शासन समझ गए, दो आप पार्ट भी समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर। अभी हम समझने जा रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा हो गया था इस एक्ट के बाद। ठीक है, इस एक्ट से पहले कैसा था, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। सबसे ऊपर 1773 में कैसा था, या 1600 से जो चला आ रहा था वो 1773 में कैसा हो गया था। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो सम्राट, उसके बाद नंबर आएगा ब्रिटेन की संसद का। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, फिर भी अब मैं एक स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। फिर एक ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। ठीक है, ये 1773 तक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला एक ही पोर्शन रहा इसमें। 1773 में क्या आया, ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे गवर्नर जनरल इन काउंसिल आई, जो मैंने आपको क्या बताया था, कितने मेंबर की बनाई थी, 1+4 मेंबर की ये बनाई गई थी। ठीक है ना, लेकिन अब 1783 का स्ट्रक्चर देखें, इसकी बजाय कैसा हो गया था। अब देखो, यही लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग क्या कर रहे थे, गवर्नर जनरल को चुन रहे थे। ठीक है, तो अभी तक प्रभाव किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन अब 1784 में क्या हो गया, देखो 1784 का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे ऊपर सेम है, कौन है, सम्राट ही है। ठीक है, उसके बाद संसद, फिर आपकी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी उसके बाद, जो भारत में व्यापार कर रही है, धीरे धीरे राजनीतिकरण हो रहा है उसका। ठीक है, ये दो भागों में आ गई। ठीक है, इस बीच में
जो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और गवर्नर जनरल इन काउंसिल का जो डायरेक्ट एक जो कनेक्शन था, इसमें क्या कर दिया गया, दो पोर्शन कर दिए गए। एक तरफ क्या बना दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पहले से था, दूसरी तरफ क्या बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसमें उन्होंने कह दिया कि 18 मेंबर आ जाएंगे, इसमें उन्होंने कहा कि 6 मेंबर आ जाएंगे, ठीक है। और ये कहा गया कि यही 6 मेंबर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के 6 मेंबर जो हैं, ये क्या करेंगे, गवर्नर जनरल को चुनेंगे। भारत जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसकी नियुक्ति का अधिकार किसे दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को दिया गया। अब सबसे समझने वाली बात यह है कि इन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के मेंबरों को चुनने का अधिकार किसको दिया गया, सम्राट को। तो सीधे सीधे आप ये कहिए, जैसे एक्ट में कहा गया है कि यह भारत में जो है ब्रिटिश अधिकार के दावे की पुष्टि करने वाला क्या था, पहला एक अभिलेख था, या हम ये कहें कि इसके माध्यम से ब्रिटिशर्स ने, या जो ब्रिटिश सम्राट था, ब्रिटिश संसद थी, उसने जो है भारत में अप्रत्यक्ष रूप से अपने दावे की क्या कर दी, पुष्टि कर दी। अब आप देखिए, पहले सम्राट बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के 6 मेंबर को चुनेगा, उसके बाद वो 6 मेंबर इस गवर्नर जनरल को चुनेंगे, तो ये सम्राट के प्रभाव से परे नहीं रहेगा। तो देखा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक तरीके से सिर्फ आप व्यापारिक मामलों को ही देखेगा। बाद में चल के क्या हुआ, जब 1858 का एक्ट आया, जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में ये कह दिया गया कि अब कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नहीं, कंपनी सिर्फ क्या करेगी, व्यापार करेगी। राजनीतिक मामले कौन देखेगा, सीधे सीधे सम्राट देखेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपने इसको अभी कंटिन्यू करना है कुछ एक्टों तक, ठीक है, कुछ एक्टों तक इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो पिट्स इंडिया एक्ट का ये एक इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट रहे, आप इन्हें जो है ध्यान से समझना। साथ ही साथ गवर्नर जनरल की जो परिषद थी 1+4 की, जो कब बनाई गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इसमें से एक सदस्य को क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कितने का कर दिया, 1+3 का कर दिया, ठीक है। अब उसमें 4 सदस्य न रह करके कितने रहेंगे, 3 ही सदस्य उसमें रहेंगे। इसके माध्यम से देखो गवर्नर जनरल की शक्तियों को भी क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। अभी तक देखो, यदि बहुमत की बात करें, जैसे 4 सदस्य हैं, तो गवर्नर जनरल को किसी विषय में कानून बनाना था तो उसमें उसे 3 लोगों की सहमति की आवश्यकता चाहिए थी। लेकिन जहां पर ये 3 मेंबर हो गए, तो अब गवर्नर जनरल को केवल 2 मेंबरों की सहमति की आवश्यकता से ही जो है वो कानून बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की शक्तियों को तो बढ़ाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया गया, ठीक हो गया। तो ये 1784 का एक्ट था। आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल परिषद का गठन कब हुआ, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में 4 से के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कब तक की गई, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये 2 एक्ट आपके हुए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका 1786 का कॉर्नवालिस एक्ट। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल बने और उन्हीं के नाम पर ये एक्ट लाए गए, कॉर्नवालिस एक्ट। इसके तहत क्या किया गया, नंबर 1, गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई। अधिमानी शक्ति हम जिसे कहते हैं, गवर्नर जनरल को क्या दे दी गई, वीटो पावर दे दी गई इस एक्ट के तहत, ठीक है। अब वीटो पावर क्या होती है, हमारे राज्यपाल के पास भी है, हमारे राष्ट्रपति के पास भी वीटो पावर है बहुत सारे मामलों में, ठीक है। वीटो पावर होता है कि आप एक तरीके से देखें, जैसे अगर आप यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को देखें, तो उसमें भी जैसे 15 जो मेंबर हैं आपकी सुरक्षा परिषद के, उसमें से 6 मेंबर्स को क्या दी गई है, वीटो पावर दी गई है। तो वीटो पावर का मतलब ये होता है कि अगर कोई अधिनियम है, जैसे गवर्नर जनरल की परिषद कितने मेंबर की है, 1+3, यदि तीनों मेंबर भी किसी विषय पर सहमत हैं और गवर्नर जनरल ने इस पर वीटो कर दिया, तो ये अधिनियम वहां पर क्या हो जाता है, वहीं पर खारिज हो जाएगा, ये विधेयक क्या हो जाएगा, वहीं पर क्या हो जाएगा। इसको वीटो पावर भी कहते हैं, राष्ट्रपति के पास भी है। इसीलिए मैंने इसको इसीलिए इस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है, भारत का संवैधानिक विकास के नाम से इसको पढ़ा जाता है, ठीक हो गया। तो गवर्नर जनरल की वीटो पावर कब दी गई, 1786 के कॉर्नवालिस एक्ट के तहत। उसके साथ साथ इसमें एक और प्रावधान ये किया गया कि गवर्नर जनरल को
गवर्नर जनरल को, एक तरीके से गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ाने का काम किया इस एक्ट ने। गवर्नर जनरल को समस्त सैन्य शक्तियां भी दे दी गई। समस्त क्या दे दी गई? सैन्य शक्तियां। या ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल होगा वही व्यक्ति, वही क्या होगा, सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो सेना है उसका कमांडर इन चीफ भी होगा, सैन्य शक्तियां भी उसके पास ही रहेंगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे 1786 के कॉर्नवालिस एक्ट से। बाकी लॉर्ड कॉर्नवालिस का थोड़ा सा अगर उसके इनके बारे में बात बताऊं तो भू सुधार की आप कहेंगे तो इन्होंने जो है स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी थी। स्थायी बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता है। और भारत में आप देखेंगे तो सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, प्रशासनिक सेवा का जनक, और साथ ही साथ पुलिस सेवा, न्याय सेवा का इनको भी क्या कहा, न्याय सेवा का भी क्या कहा जाता है, इनको जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस को लेकर के। बाकी आप इतिहास में पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में ज्यादा, फिलहाल आपने इस एक्ट के तौर पर अध्ययन करना है। अच्छा, 1793 से लेकर के 1793 से लेकर के आपका 1853 तक कुछ चार्टर एक्ट आए। चार्टर एक्ट आए कब से कब तक? 1793 से 1853 तक क्या आए? चार्टर एक्ट आए। और ये चार्टर एक्ट प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल पर आए। प्रत्येक कितना? 20 वर्ष के अंतराल पर ये चार्टर एक्ट आए। तो अगर आप देखेंगे तो चार्टर एक्ट कितने आप पढ़ लेंगे? 4 पढ़ने हैं। 1793, फिर उसके बाद 1813, फिर उसके बाद 1833 और फिर उसके बाद 1853। ये 4 आपके क्या आए? लगातार एक के बाद एक क्या आए? चार्टर एक्ट आए। अब सबसे कॉमन इन चार्टर एक्टों का प्रावधान अगर मैं बताऊं तो 1833 तक +20। हर एक्ट में ये कहा गया कि कंपनी का शासनकाल प्रत्येक 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। 1793 1793 में भी यही बात कही गई, 1813 में भी यही बात कही गई और 1833 में भी यही बात कही गई कि कंपनी का शासनकाल क्या किया जाएगा? 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। और फाइनल में आते आते 1853 में ये कहा गया कि कंपनी का शासन अब कभी भी हम जो है यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन सी बातें रही। एक कॉमन बात इन सारे चार्टर एक्टों में 1833 तक ये रही कि कंपनी का शासनकाल को क्या किया जाएगा? प्रत्येक 20 वर्ष के लिए क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। लेकिन 1853 में ये कहा गया कि कंपनी का शासन जो है कभी भी समाप्त किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो है आपका ये 1858 में जो है कंपनी का जो शासन था 1853 के बाद, 1858 के जो अधिनियम आया उसके बाद जो भारत का जो पूरा शासन था वो किसने टेक ओवर कर लिया? ब्रिटिश संसद ने या ब्रिटिश सम्राट ने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फिर सबसे पहला नेक्स्ट 1793 का चार्टर एक्ट। 1 बाय 1 हम हर एक चार्टर एक्ट को देखेंगे। तो 1793 का चार्टर एक्ट हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि प्रांतीय जो गवर्नर थे, प्रांतीय गवर्नर, इनको क्या दे दी गई? वीटो पावर दे दी गई। प्रांतीय गवर्नरों को भी क्या दे दी गई? वीटो पावर दे दी गई। अच्छा, प्रांतीय गवर्नर का मतलब क्या है? जैसे अगर आप देखेंगे कि एक तो रहा बंगाल का गवर्नर जनरल एक तरफ, साथ ही साथ जो आपके बंबई और मद्रास हैं, जो अलग जो प्रांत हैं, वहां पर क्या होते थे? गवर्नर होते थे। ठीक है, तो उन प्रांतीय गवर्नरों को भी अपनी परिषद के कानूनों को खारिज करने का अधिकार दे दिया गया। यानी आपसे पूछा जाएगा गवर्नर जनरल को वीटो पावर कब दी गई? तो 1786 का कॉर्नवालिस एक्ट। और अगर पूछा जाएगा प्रांतीय गवर्नरों को वीटो पावर कब दी गई तो 1793 का चार्टर एक्ट। साथ ही साथ अगला जो इसमें स्टेप किया गया वो रिलेटेड है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। वो कैसे रिलेटेड है? पिट्स इंडिया एक्ट में एक बीओसी करके एक संस्था बनाई थी, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो मैंने आपको बताया था। ये तय, जिसके 6 मेंबर थे, ये तय किया गया कि इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के मेंबर का वेतन कहां से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना किस एक्ट के माध्यम से तय किया गया? तो 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ये आपका तय हुआ। साथ ही साथ अगला जो अंतर किया गया वो किया गया सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रक्चर में। सुप्रीम कोर्ट को कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया। कानून की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया।
जैसे वर्तमान में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, भारत का, वो संसद से पारित हुए कानूनों की क्या कर सकता है, व्याख्या कर सकता है। और यदि वो कानून संविधान सम्मत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन की विधि से उसको क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है। एक शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की। तो 1793 के चार्टर एक्ट से जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था उसको क्या दे दिया गया, कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार यहाँ पर को दिया गया। अगला जो कॉमन पॉइंट इसमें आ जाता है वो क्या है कि कंपनी का शासनकाल क्या किया गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो ये 1793 का चार्टर एक्ट नंबर 3 ही इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं। ये तो काफी बार पूछा गया है और इसका काफी ज्यादा महत्व भी है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों का वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इसको हम देखें तो अगर आप देखेंगे तो भारतीय जो समाज था या भारत का जो स्ट्रक्चर था उसकी गुलामी की निशानी ये अधिनियम में ये जो दूसरी बात लिखी गई है वही है कि दूसरे देश के कर्मचारियों को जो आप वेतन दोगे वो किससे दोगे, अपने औपनिवेशिक देश के राजस्व से दोगे। तो ये गुलामी की पहली जो निशानी थी वो इस एक्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एक ऐसी समिति थी जो कहाँ बैठती थी, लंदन में बैठती थी, लेकिन उसके कर्मचारियों को, और सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, उसके कर्मचारियों को वेतन कहाँ से दिया जाएगा, भारत के राजस्व से, जो भारतीय राजस्व है उससे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ कंपनी का शासनकाल कितने वर्ष के लिए, मैंने पहले बता दिया कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया, 20 वर्ष के लिए कंपनी का जो है शासनकाल वो बढ़ाया गया। ठीक है, सारे आपके वन लाइनर है, आप इसको नोट्स बाय नोट्स बनाओगे, समझते हुए चलोगे तो आपको जो है ये चीज समझ में आ जाएगी, आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रटने के पीछे जाएंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला है 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो इस चार्टर एक्ट में क्या रहा वो देखते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में सबसे पहली बात तो यही रहेगी कि कंपनी का शासनकाल 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। कंपनी का शासनकाल कितने वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पहली बार कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। पहली बार कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, जो ट्रेड मोनोपोली जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की चल रही थी पूर्वी देशों के साथ, उसको क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। पहली बार व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया गया। मैं इस पॉइंट को अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, 1813 में पहला पॉइंट, कंपनी के शासनकाल को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। दूसरा पॉइंट, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्वी देशों के साथ सन 1600 से चलकर आ रही थी, उसको पहली बार क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। तीसरा पॉइंट, भारत में विधि, लॉ एंड लिटरेचर, विधि एवं साहित्य पर, भारत में विधि एवं साहित्य पर खर्च के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी अमाउंट थी। ठीक है, साथ ही साथ भारत में ईसाई मिशनरीज को, भारत में ईसाई मिशनरीज को, भारत में ईसाई मिशनरीज को धर्म प्रचार की क्या दे दी गई, छूट दे दी गई। बिना लाइसेंस उनको ईसाई मिशनरीज को क्या दे दी गई, धर्म प्रचार की छूट दे दी गई 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्यापारिक एकाधिकार को कैसे सीमित किया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले दुनिया में अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो औद्योगिक क्रांति कहाँ आई, इंग्लैंड में जो है वो औद्योगिक क्रांति आई 1680 के आसपास। ठीक है, यूरोप में कहें या पूरी विश्व में सबसे पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई। इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति आई तो औद्योगिक क्रांति का मतलब ये था कि ब्रिटिशर्स ने जो है फैक्ट्री या मशीन्स बनाना शुरू कर दिया। जैसे भारत में हाथ से जो है कपड़ा बुना जाता था, ठीक है, तो उनकी अपेक्षा उन्होंने क्या कर दी, सिलाई मशीन बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब औद्योगिक क्रांति उन्होंने वो लेकर के आए, यानी उद्योग धंधे उन्होंने विकसित करे। अच्छा, उद्योग धंधे विकसित करे तो 1680 से लेकर के आगे 1800 सन 1800 तक तो ठीक ही चलता रहा, बहुत सारी कंपनियां बनी, हर किसी ने अपने उद्योग, अपनी जो है फैक्ट्रीज, मशीनें जो है स्थापित कर करी। अब देखो समस्या क्या थी, अगर आप देखें तो ब्रिटेन की या इंग्लैंड की भौगोलिक जो उनका परिदृश्य है, आप उनको ज्योग्राफिकली देखें तो वो ऐसा देश है जहां पर को जो है संसाधनों की क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, कमी है। ठीक है, अगर आप कोयला इंडस्ट्री लगा रहे हो
तो आपके पास कोयला नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से रेशम नहीं है, कपास नहीं है, अगर कपड़ा इंडस्ट्री लगा रहे हो तो इस चीज की आवश्यकता उनकी कहां से पूरी हुआ करती थी, भारत से, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी यही तो ले जाती थी यहाँ से प्रमुख रूप से पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। पहले तो मसाले, मसालों के बाद जो है कपड़े, उसके बाद कोयला, वो ये जो भी रॉ मटेरियल होता था, फिर उसको जो है फर्निश्ड करा आपका ब्रिटेन में, फिर उसी से जो है फाइनल गुड्स निकल कर गया, उसको कहाँ बेचा, भारत में बेचा। ये एक प्रक्रिया चलती थी, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि 1800 ईस्वी में बहुत ज्यादा जो है, जब ब्रिटेन में जो है इंडस्ट्री जो है पनपने लगी, तो अन्य जो इंडस्ट्री के ओनर्स थे वो गए सीधे की सीधा ब्रिटिश सम्राट के पास। उन्होंने उनसे कहा कि हमें भी क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। सारी लड़ाई किसकी थी, रॉ मटेरियल की। तो उन्होंने कहा कि हमें भी जो है रॉ मटेरियल चाहिए, और उस रॉ मटेरियल के लिए हमें भारत जाने की आवश्यकता है। भारत में जो है जो एकाधिकार अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का है उसको जो है क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। हमें भी जो है भारत में क्या कर दिया जाए, व्यापार की अनुमति दी जाए। तो उसके बाद ये एक्ट आया 1813 का। 1813 के इस एक्ट के बाद व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया गया, और किसके साथ वो रखा गया, सीमित करके क्या किया गया, कैसे सीमित किया गया, इसको भी देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार चीन देश के साथ होता था उस समय, चाइना के साथ जो होता था, और चाय का जो बिजनेस उनका चलता था, चाय का और चीन का जो उनका व्यापार था, इसको छोड़ करके, ध्यान से समझना, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार। इसको छोड़ करके चीन के साथ, चाइना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार चल रहा है, और चाय के साथ जो व्यापार चल रहा है, इसको छोड़ करके अन्य सभी जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके व्यापार सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिए गए। माने कि आप ये समझिए, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी और कंपनी का कोई व्यक्ति भारत में आता है तो वो चाइना के साथ व्यापार नहीं करेगा, एक तो पूर्वी देशों में। दूसरा, वो क्या नहीं करेगा, भारत में जो टी इंडस्ट्री है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय पर जो इन्वेस्ट किया है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ वो नहीं करेगा। बाकी मसालों का वो कर सकता है, वस्त्रों का वो कर सकता है, रेशम कपास का, बाकी जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, लोहा कोयला, उनके साथ उनका वो ट्रेड कर सकता है, लेकिन चीन के साथ और चाय का व्यापार वो नहीं करेगा। उस पर सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही क्या रहेगा, एकाधिकार रहेगा। इसका कारण यह था कि चाइना और चाय, इन दोनों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। तो इसीलिए उसमें मोनोपोली को उन्होंने रहने दिया। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट बताया आपको, विधि एवं साहित्य पर 1 लाख रुपए का जो खर्च किया गया, ये खर्च भी जो है विवादों में ही रहा। अब आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पाश्च प्राच्य विवाद करके एक पॉइंट आता है उसमें, कि जो 1 लाख रुपए का जो खर्चा था, दिक्कत क्या हुई उस समय, जो कुछ इंडियन स्कॉलर्स थे उन्होंने जो है विवाद ये उठा दिया इस 1 लाख रुपए पर, कि विधि और साहित्य पर कैसा खर्च होगा, इंग्लिश लिटरेचर के पर को आप बढ़ावा देंगे, या जो भारत का खुद का साहित्य है उसको बढ़ाने के लिए आप जो है ये पैसा दे रहे। तो विवाद रहा और ये पैसा कभी भी रिलीज नहीं हो पाया, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो था, ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार के लिए क्या कर दिया गया, अनुज्ञप्ति पत्र दे दिया गया। तो ये 3 आपके इसके प्रमुख रूप से पॉइंट रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 और 1853, ये दोनों चार्टर एक्ट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें भी आप पहला प्रावधान, तो वो तो कॉमन प्रावधान हो गया कि कंपनी का शासनकाल क्या कर दिया गया, अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब कुछ चेंजेस आप देखेंगे पुराने से, ठीक है। 1813 में क्या किया गया था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या करा था, सीमित करा था। लेकिन यहां पर आते आते क्या कर दिया गया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार यहां पर क्या कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट इसमें आप देखेंगे, भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत, ठीक है। पहला, कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, इसे क्या कर दिया गया, पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। जो चाय और चीन के व्यापार पर कंपनी को जो है आपका क्या दिया गया था, एकाधिकार दिया गया था, उसको भी क्या कर दिया गया, पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ केंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। अच्छा, केंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत के लिए स्टेप क्या उठाया गया, तो फिर ये इस पॉइंट को ध्यान से समझें। जो गवर्नर जनरल था आपका कहाँ का, बंगाल का, जो गवर्नर जनरल आपका कहाँ का था, बंगाल का,
इसको नाम दे दिया क्या, भारत का गवर्नर जनरल। इसको क्या नाम दे दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। ध्यान रखना, आप रटो इस पॉइंट को कि केंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई, 1833 से। ठीक है, बशर्ते कि आप इसे समझो। आपसे पूछा जाता है बंगाल के गवर्नर जनरल को कब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका था लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपने इनका नाम इतिहास अगर पढ़ा होगा तो बहुत बार सुना होगा। ठीक है, भारत में सती प्रथा का अंत, दास प्रथा के अंत के लिए कानून किसके द्वारा बनाया गया, विलियम बेंटिक। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा का प्रारंभ विलियम बेंटिक के समय से प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है विलियम बेंटिक के बारे में। तो ये क्या थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और साथ ही साथ बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग, और बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कौन था, वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम किया गया। इसी कारण हम क्या कहते हैं, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस एक्ट से हुआ, 1830, यानी सेंट्रलाइज्ड पावर कर दी गई। और सेंट्रलाइज्ड भी क्यों करी, और समझते हैं। भारत के ये गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाना, मतलब पूरे भारत कहने का मतलब है पूरे भारत में जो भी आपका ब्रिटिशर्स के द्वारा विजित क्षेत्र था वो कितना था, कैसे था, वो हम बाद में देखेंगे, 1858 के बाद देखेंगे। लेकिन जो पूरे भारत का ब्रिटिश आधिकारिक क्षेत्र था, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आधिकारिक क्षेत्र था कहेंगे तो ज्यादा आपका वो सही रहेगा, उस पर विधि बनाने का अधिकार दे दिया और केंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई। यहाँ से केंद्रीकृत मतलब दो प्रकार की शासन प्रणालियां होती है, एक होती है केंद्रीकृत, एक होती है विकेंद्रीकृत। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। भारत में वर्तमान में विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली चलती है। केंद्रीकृत शासन प्रणाली जो है अंग्रेजों ने भी 1861 में छोड़ दी, क्योंकि इतने बड़े देश का जो है संचालन केंद्रीकृत किसी एक व्यक्ति के पास शक्ति रख करके नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने बाद में ये छोड़ दी। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया। जैसे अगर आप हमारे देश में पंचायतें कहेंगे, नगर पालिका कहेंगे, किसका उदाहरण, हमारे शासन के विकेंद्रीकरण का, कि आखिरी व्यक्ति तक भी जो है वो नियम कानून बनाने का अधिकार दिया गया, उसको कहते हैं शासन का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो केंद्रीकृत शासन प्रणाली। साथ ही साथ अगर आप ये देखेंगे कि भारत में अगला जो इसमें से पॉइंट आता है, इतना आप समझ के इसको नोट कर लेना। साथ ही साथ इसमें जो अगला पॉइंट है, भारत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान निर्माण के प्रथम संकेत, संविधान निर्माण के प्रथम संकेत वो केंद्रीकृत किस एक्ट में मिले, 1833 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, केंद्रीकृत शासन प्रणाली कहाँ, 1833 के चार्टर एक्ट में। व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त, 1833 के चार्टर एक्ट में। संविधान निर्माण का प्रथम संकेत यहीं से मिला। और साथ ही साथ इसमें कुछ धाराएं थी, जिसमें धारा 87 के तहत दास प्रथा को क्या कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। धारा 87 के तहत दास प्रथा को क्या कर दिया, गैर कानूनी भी घोषित कर दिया गया। दूसरा अगला इसमें जो काम किया गया, अगर हम देखें तो जो आपका गवर्नर जनरल की परिषद थी, ध्यान से समझना, 1+3 मेंबर की हो गई थी। ठीक है, सबसे पहले जब ये बनी थी तो कितने मेंबर की थी, 1+4 की थी। अब कितने की हो गई है, 1+3 मेंबर्स की हो गई है। किस एक्ट से, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1+3 हो गया। इस परिषद में एक अस्थायी विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, एक अस्थायी विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। ठीक है, विधि सदस्य कैसा था, वो अस्थायी था, यानी परमानेंट नहीं था। कैसा था, टेम्परेरी विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसका नाम था, आपने नाम सुना होगा, लॉर्ड मैकॉले। जिसका नाम क्या था, लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आपके आ जाते हैं। संविधान निर्माण के प्रथम संकेत 1833, गवर्नर जनरल की परिषद में अस्थायी विधि सदस्य की नियुक्ति कब की गई, तो कब की गई, 1833 के एक्ट से। और किसको अस्थायी विधि सदस्य बनाया गया, लॉर्ड मैकॉले को। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है मैकॉले समिति का आगे गठन होता है 1854 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम में लॉर्ड मैकॉले। साथ ही साथ दो तीन जो पॉइंट और इसमें थे, एक तो ये था कि अंग्रेजों को, ठीक है, या ब्रिटिश नागरिकों को बिना लाइसेंस के भारत में आने जाने की क्या दे दी गई, छूट दे दी गई। ठीक हो गया। और अगला एक पॉइंट ये था कि जो कंपनी के जो सिविल सेवक हैं, उन सिविल सेवकों को भर्ती करने के लिए रंग, स्थान और वंश, ये धर्म, रंग और वंश, इस प्रथा को क्या कर दिया गया, त्याग दिया जाएगा। यानी कि अब आप ये कहेंगे कि ये कंपटीशन जो एग्जाम्स होता है उसकी जो आपकी नींव रखी गई वो इसी अधिनियम में रखी गई। पहली बार ये कहा गया
कि किसी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए धर्म, रंग और जन्म स्थान कोई आधार नहीं रहेगा। ये पहली बार 1833 के एक्ट में कहा गया। यानी कि अगर आगे चल के इस एक्ट को अगर ये प्रावधान लागू हो जाता तो हम निश्चित रूप से ये कहते कि भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत 1833 के चार्टर एक्ट से हुई। परंतु कुछ लोगों ने इस समय विरोध कर दिया ब्रिटिशर्स ने। अगर रंग, जन्म स्थान और धर्म जो है अगर नियुक्ति का आधार नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है भारतीय भी जो है सिविल सेवक बनने के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो बाद में ये प्रावधान उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो यदि आपसे पूछेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों या सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए धर्म, रंग और जन्म स्थान के आधार को जो है अयोग्य कर दिया गया किससे 1833 के चार्टर एक्ट से, परंतु ये लागू नहीं हो पाया। ये लागू हुआ 1853 के चार्टर एक्ट में। तब हम कहते हैं कि भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ किस एक्ट से हुआ, 1853 के चार्टर एक्ट से हुआ। ठीक है, और 1854 में ही फिर मैकाले समिति भी बनी लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ठीक है, तो ये 1833 का चार्टर एक्ट था जिसके माध्यम से सबसे पहला पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल की परिषद जो थी उसमें एक अस्थायी विधि सदस्य को जोड़ दिया, लॉर्ड मैकॉले को। भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली तथा संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इसी से मिलते हैं। इसकी धारा 87 के तहत दास प्रथा का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया, और दास प्रथा पूर्णतया 1843 में आकर के समाप्त हुई। ये भी पूछा जाता है, तो डाउट मत होना। अगर एक्ट पूछेंगे तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और पूछेंगे दास प्रथा पूर्ण रूप से कब समाप्त हुई, तो 1843 में आकर के समाप्त हुई। तो इस एक्ट को काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही इसमें से क्वेश्चन आएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये आप ऑनलाइन इस तरीके से इनका तैयार करेंगे समझते हुए। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक, नेक्स्ट में जो मैं आपको बताऊंगा वो 1853 का चार्टर एक्ट, अगला जो इम्पोर्टेंट जो चार्टर एक्ट है वो 1853 का। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट फेज जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का है कि अंग्रेज या ब्रिटिश सम्राट के अधीन संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक विकास, उस पर हम पहुंच जाएंगे। तो ये सारे वीडियोस आप ध्यानपूर्वक देखें, जो भी बातें आपको समझ में आती हैं आप उन्हें नोट डाउन करें और अपने नोट्स जरूर मेंटेन करें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद।